आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करके निकालेंगे। आप देख सकते हैं हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट यहाँ पर दिखाया है। इनफाइनाइट प्लेन शीट को बोर्ड पर दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग जो शीट दिखाएं इसी को हम लोग इनफाइनाइट प्लेन शीट मानेंगे। एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसपे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे प्लेन शीट पे। इस प्लेन शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है और इस चार्ट प्लेन शीट से स्मॉल आर डिस्टेंस का एक पॉइंट पी है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोगों को। मैं आपको बताऊं चूंकि इस प्लेन शीट पे प्लस चार्ज है इसलिए पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा ऐसे। अब मैं आपको बताऊं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमको गॉसियन सरफेस चाहिए। यहाँ पे गॉसियन सरफेस दिया हुआ नहीं है तो हम लोग गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे। मैंने गॉस थ्योरम वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस सरफेस पर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्रॉस हम लोग सिलिंड्रिकल अथवा क्यूबोइडिकल गॉसियन सरफेस उस सरफेस के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस तक लेते हैं। तो देखिए पी पॉइंट से पास करता हुआ हम लोग सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे इमेजिन करेंगे और यह सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस तक पास करेगा। जितना डिस्टेंस तक इधर होगा उतना ही डिस्टेंस तक इसके पीछे। इधर अगर आर डिस्टेंस तक है यह गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल तो इधर भी पीछे की तरफ भी यह आर डिस्टेंस तक होगा। यहां से यहां तक भी आर डिस्टेंस तक। अगर इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही है तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि सरफेस से ये पीछे की तरफ भी आर डिस्टेंस तक है तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वेक्टर ई। अब आप देख सकते हैं कि इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में तीन तरह के सरफेस हैं। दो प्लेन सरफेस, एक ये वाला और एक ये वाला और तीसरा कर्व सरफेस। यहां पर इस वाले सरफेस के एरिया को हम लोग A1 मान लेते हैं, इस वाले सरफेस के एरिया को हम लोग A2 मान लेते हैं और इस कर्व सरफेस के एरिया को हम लोग A3 मान लेते हैं। गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है और क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो देखिए इस A1 सरफेस का जो एरिया वेक्टर हम लोग लिखेंगे वेक्टर A1 इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। फिर उसी तरह से इस वाले प्लेन सरफेस जिसका एरिया को हम लोगों ने A2 माना है इसका एरिया वेक्टर भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर A2 होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो कर्व सरफेस है इसके स्मॉल एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर हम लोग लिखेंगे, इसके पूरे एरिया को हम लोगों ने A3 माना है, इसके स्मॉल एरिया एलिमेंट के वेक्टर को हम लोग वेक्टर DA3 लिखेंगे। यह जो A2 और A1 है यह प्लेन सरफेस है इसलिए पूरे इसके सरफेस के लिए एक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन A3 जो कर्व सरफेस है इस पूरे कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण इस कर्व सरफेस का एक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। इसके हर स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग होगा और यहाँ पे हम लोगों ने इस पॉइंट पर का जो स्मॉल एलिमेंट है उसके एरिया वेक्टर को हम लोगों ने, स्मॉल एलिमेंट के एरिया को हम लोग DA3 बोलते हैं और उसके एरिया वेक्टर को हम लोगों ने वेक्टर DA3 लिखा है जो कि इसके प्लेन के यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम लोगों ने गॉसियन सरफेस भी ले लिया। अब गॉसियन सरफेस के बाद हम लोग सबसे पहले इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालेंगे। इस गॉसियन सरफेस में तीन सरफेस है, तीनों सरफेस का हम लोग फ्लक्स अलग अलग निकाल के और तीनों फ्लक्स को आपस में जोड़कर हम लोग इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग A1 का फ्लक्स निकालते हैं, उसके बाद हम लोग A2 का निकालेंगे, फिर A3 का। लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात आपको बता दूं, किसी भी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल होता है। हम लोगों ने इसको वेक्टर A1 और इसको वेक्टर A2 बोला है क्योंकि दोनों एरिया वेक्टर जो है अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन A1 और A2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को हम लोग लिख लेते हैं, A1 इज इक्वल टू A2 होगा। सिलेंडर के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल होता है और इस इक्वल एरिया को हम लोग A इमेजिन कर लेते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब हम लोग इस गॉसियन सरफेस के तीनों सरफेस का फ्लक्स बारी बारी से निकालेंगे और उन सारे फ्लक्स को आपस में जोड़कर हम लोग इसका टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तब उससे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले A1 से रिलेटेड हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। देखिएगा फ्लक्स लिंक्ड टू एरिया A1 से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा उसको हम लोग φ1 बोलेंगे।
और फाई बराबर हम लोग पढ़े हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, लेकिन ए1 का फ्लक्स निकालना है इसलिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए1 लिखेंगे। और आप पढ़े हुए हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए1 हो जाएगा ई ए1 कॉस थीटा। लेकिन आप देख सकते हैं वेक्टर ई और वेक्टर ए1 के बीच का एंगल जो है दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा ना लिखकर हम लोग कॉस 0 लिखेंगे और ये इक्वल में हो जाएगा ई ए1 इज इक्वल टू, देख सकते हैं ई ए1, यहाँ पे हम लोग ई और ए1 की जगह पे देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए1 की जगह पे ए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई ए, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। फिर इसी तरह से देखिए हम लोग फ्लक्स उस A2 एरिया से लिंक्ड फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, फ्लक्स लिंक्ड टू एरिया A2 से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा उसको हम लोग φ2 बोलेंगे और वो फ्लक्स जो हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर A2 होगा। और यहाँ पे E A2 कॉस, आप देख सकते हैं वेक्टर E और वेक्टर A2 सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो E A2 कॉस 0 डिग्री लिखेंगे और ये इक्वल में हो जाएगा E A2 कॉस 0 1 हो जाएगा। और A2 के जगह पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से A लिख सकते हैं, तो ये इक्वल में हो जाएगा E A, इसको हम लोग मान लेंगे थर्ड। अब हम लोग इस कर्व सरफेस A3 से लिंक्ड फ्लक्स निकालेंगे, तो देखिए फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्लक्स लिंक्ड टू एरिया A3, इसको हम लोग मान लेंगे φ3। अब देखिए φ3 निकालने के लिए हम लोग d(φ3) का इंटीग्रेशन करेंगे। A3 एक कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के पूरे सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का एक डायरेक्शन नहीं हो सकता है, उसके हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसलिए पूरे कर्व सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए एक ही बार में आप वेक्टर E डॉट वेक्टर A3 नहीं लिख सकते हैं, किसी स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स निकाल के और उसको पूरे एरिया के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूंकि A3 कर्व सरफेस है इसलिए उसका फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट ना निकालकर उसके स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स निकाल के उसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए φ3 इज इक्वल टू हो जाएगा d(φ3) का इंटीग्रेशन। अब इक्वल में देखिए हम लोग लिखेंगे, आप जानते हैं φ3 इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A3 होता, लेकिन यहाँ पे d(φ3) है इसलिए वेक्टर E डॉट वेक्टर DA3 होगा, ये इक्वल में हो जाएगा E DA3 cos थीटा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं DA3 ऊपर की ओर है और वेक्टर E देख सकते हैं इधर की ओर है, DA3 और वेक्टर E दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग cos 90 लिखेंगे। और देखिए E cos 90 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन में बच जाएगा DA3। आप देख सकते हैं cos 90 0 होता है, इसलिए ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 4। तो इस तरह से हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो था उसके तीनों सरफेस का हम लोगों ने फ्लक्स निकाल दिया है। अब इन तीनों फ्लक्स को हम लोग आपस में ऐड करके और इसका सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालेंगे और उसके बाद आगे हम लोग गॉस के थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के तीनों सरफेसेस के फ्लक्स φ1 φ2 φ3 को ऐड करके इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 जो है हम लोग को EA आया था, φ2 भी EA आया था और φ3 के जगह पे 0 आया था, तो ये टोटल हो जाएगा 2EA। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 5। अब देखिए गॉस का थ्योरम क्या कहता है कि किसी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के इनसाइड के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक सीट लिया हुआ है और इस सीट के आर पार एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है पास कर रहा है दोनों तरफ। अब अगर इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का यह क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है तो यह सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस सीट का कितने सरफेस एरिया को अपने अंदर में इनक्लोज करेगा, तो ए एरिया को। तो यहाँ पर इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर में इस सीट का कितना एरिया इनक्लोज है, ए एरिया। अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, आप देख सकते हैं A1 और A2 को हम लोगों ने ए माना हुआ है, तो अगर इस यहाँ पे एरिया ए है और यहाँ पे एरिया ए है, क्योंकि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल होता है, तो अंदर में इस सीट का कितना एरिया इनक्लोज होगा, ए एरिया। और आप जानते हैं यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं यूनिट एरिया के चार्ज को, तो जब यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है तो ए एरिया का चार्ज कितना हो जाएगा, ए सिग्मा, और यही चार्ज जो है इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर में इनक्लोज्ड होगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं चार्ज
इनसाइड द गॉसियन सरफेस। आप जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। एरिया कितना है, ए है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, सिग्मा, और अंदर का एरिया कितना है, ए। तो ये हो जाएगा ए इंटू सिग्मा इज इक्वल टू ए सिग्मा। इसको हम लोग 6 ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा व्यवस्था कर लिया है कि अब हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम कहता है टोटल फ्लक्स इनसाइड के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। तो देखिए अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज, कहां का चार्ज, गॉसियन सरफेस के इनसाइड का चार्ज, इनटू 1/ε0। देखिएगा टोटल फ्लक्स, यहां पे आप देख सकते हैं टोटल फ्लक्स हम लोगों को कितना आया हुआ है 2EA, और गॉसियन सरफेस के इनसाइड का चार्ज आप देख सकते हैं, इनसाइड का चार्ज कितना है, ए सिग्मा इनटू 1/ε0। आप देख सकते हैं ए से ये कैंसिल हो जाएगा, और E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, σ/2ε0। तो यही हो गया किसी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू σ/2ε0। आप देख सकते हैं हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है P पॉइंट पे, जिसका डिस्टेंस जो है शीट से स्मॉल r था, और इस स्मॉल r का जिक्र इस फॉर्मूला में कहीं भी नहीं है। यानी एक जानकारी यहां पर और हम लोग सीखे कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट का उस शीट से जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। शीट से आप r डिस्टेंस पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा σ/2ε0, r1 डिस्टेंस पर आप देखेंगे तो σ/2ε0, शीट से 3 सेंटीमीटर पर देखेंगे तो σ/2ε0, और शीट से 8 सेंटीमीटर पर भी देखेंगे तो σ/2ε0। यानी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट का शीट से जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम आपको वेक्टर फॉर्म में भी लिखकर दिखा दे रहे हैं स्टार पॉइंट में। देखिए अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को अगर हम इनकैप मान लेते हैं तो आप देखिए आप सीखे हुए हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये 11th में आप पढ़े होंगे। तो देखिए वेक्टर E इज इक्वल टू, E के जगह पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, σ/2ε0, σ/2ε0, और यहाँ पे इनकैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। एक यहाँ पे स्टार पॉइंट में और आपको बता देता हूं कि आपने पढ़ा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और अगर निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर शीट पर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो यदि पॉजिटिव हो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द शीट होगा, यानी शीट से बाहर की ओर, शीट से दूर की तरफ, अवे डायरेक्शन में। लेकिन यदि अगर सिग्मा जो है निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो निगेटिव होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवार्ड द शीट होगा, यानी शीट की ओर। और इस सिग्मा इज इक्वल टू पॉजिटिव को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हैं, और सिग्मा अगर निगेटिव हो तो इसको हम लोग सिग्मा इज लेस देन 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि निगेटिव नंबर्स जो होते हैं 0 से लेस होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स 0 से ग्रेटर होते हैं। तो एक बार मैं इसको रिव्यू कर देता हूं। किसी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है σ/2ε0 होता है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो σ/2ε0 इनकैप लिखते हैं। अगर सिग्मा जो है पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शीट से अवे डायरेक्शन में होता है, और अगर सिग्मा जो है निगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवार्ड द शीट होता है। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। अब इस टॉपिक से जुड़ा हुआ हम आपको 2 टिप्स बताएंगे, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 1 पे, और यहाँ पे हम लोग 2 पैरेलल यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 पैरेलल प्लेन शीट है, एक प्लेन शीट का नाम है 1 और दूसरे प्लेन शीट का नाम है 2।
दोनों प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज है और इनके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। आप देखिए इस प्लेन शीट 1 के जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम लोग सिग्मा 1 लिए हुए हैं और 2 का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2 है और सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से ग्रेटर है, बड़ा है। यहां पर जो 1 वाला जो प्लेन शीट है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं पर भी राइट या लेफ्ट के किसी भी पॉइंट पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको हम लोग E1 से डिनोट करेंगे और इस E1 का फॉर्मूला होगा, देख सकते हैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है तो इस E1 का फॉर्मूला होगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इसी तरह से इस 2 वाले प्लेन शीट के कारण इसके राइट या लेफ्ट के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा, चूंकि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है इसलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E2 = सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि दोनों प्लेन शीट पॉजिटिव है इसलिए इन दोनों प्लेन शीट के किसी भी साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस शीट से अवे डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर माइनस चार्ज होता तो शीट की तरफ होता, लेकिन दोनों पे प्लस चार्ज है इसलिए दोनों शीट के कारण किसी भी साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड शीट से आउटवर्ड डायरेक्शन में, शीट से अवे डायरेक्शन में होगा। अब हम इन दोनों पैरेलल प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे 3 केसेस के लिए। पहला, इन दोनों प्लेन शीट के विदिन, बीच में, दोनों प्लेन शीट के आउटसाइड में लेफ्ट और दोनों प्लेन शीट के आउटसाइड राइट। तो देखिए हम तीनों केसेस यहां पे लेते हैं और तीनों केसेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपको निकाल कर दिखाएंगे। 3 केसेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहला, विदिन द शीट, दोनों शीट्स के बीच में। दूसरा, यहां पे आउटसाइड राइट यानी बाहर में दाहिनी तरफ, और यहां पे हम लोग दिखाएंगे आउटसाइड लेफ्ट। अब देखिए 1 वाले प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे इस 1 वाले शीट के कारण। अगर यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं किधर होगा E1, तो इस शीट से अवे डायरेक्शन में, यानी इस तरह से, ये हो गया E1। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, अवे डायरेक्शन में। इस शीट 1 के कारण अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, E1। लेकिन इस वाले शीट के कारण अगर मैं यहां पे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर की ओर अवे डायरेक्शन ऐसे होगा, लेफ्ट साइड में। अब इसी तरह से अगर मैं शीट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछूं, तो शीट चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो होगा 2 वाले के कारण जो E2, 2 वाले शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा यह इससे अवे डायरेक्शन में होगा, ऐसे। अगर मैं इस 2 वाले शीट के कारण दोनों शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो 2 वाले शीट के कारण पॉजिटिव शीट है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड में, शीट से अवे डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट साइड डायरेक्शन, E2। लेकिन इस 2 वाले शीट के कारण अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो चूंकि यह पॉजिटिवली चार्ज है तो इसलिए इसके लिए अवे डायरेक्शन ऐसे होगा, यहां पर लेफ्ट साइड में। और यह जो हम लोगों ने वेक्टर डायरेक्शन दिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसी के मदद से हम लोग तीनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों शीट्स के कारण आउटसाइड लेफ्ट डायरेक्शन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों शीट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐड करेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में ही होगा। तो देखिए E हम लोग क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2। आप देख सकते हैं E1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे E1 और E2 हम लोग यहाँ पे दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, प्लस यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया दोनों सीट्स के कारण के आउटसाइड लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब देखिए दोनों सीट्स के कारण उनके आउटसाइड राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 वाले सीट के कारण जो E1 और 2 वाले सीट के कारण जो E2 है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना होगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, राइट वार्ड डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल E जो होगा E1 प्लस E2 के बराबर होगा।
E1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया दोनों सीट्स के कारण उनके आउटसाइड राइट में, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए दोनों सीट्स के कारण उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी एक वेक्टर में से दूसरे वाले वेक्टर को हम लोग घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे चूंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है इसलिए E1 E2 से बड़ा होगा, और कभी भी अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को घटाते हैं हम लोग। तो इसलिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 में से E2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 के डायरेक्शन में होगा। E1 का डायरेक्शन यानी 1 वाले सीट से 2 वाले सीट की ओर। तो देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो इक्वल में होगा E1 माइनस E2। तो देखिए E1 का वैल्यू कितना है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 का वैल्यू कितना है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया दोनों सीट्स के बीच में। तो मैं आपको बताऊं एक बार, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी आपको लिख कर दिखाता हूं। देखिए अगर इधर के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग एन कैप इमेजिन कर लें तो इधर का जो डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग माइनस एन कैप से डिनोट करेंगे। और आप जानते हैं किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ केवल यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर लेना है। तो देखिए अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं लेफ्ट साइड वाले में, दोनों सीट्स के आउटसाइड लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में होगा, उधर का यूनिट वेक्टर माइनस एन कैप है। तो इसको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसमें माइनस एन कैप से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एन कैप, और उसका जो माइनस है उसको हम लोग पहले यहाँ पे लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसके आउटसाइड, दोनों सीट के आउटसाइड राइट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवार्ड डायरेक्शन में होगा, उधर का यूनिट वेक्टर एन कैप है, तो केवल इसके साथ एन कैप ऐड कर देना है वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर आप दोनों सीट्स के बीच में लिखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में, तो आप देखिए E1 E2 से बड़ा है, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है इसलिए E1 E2 से बड़ा है, और यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने E1 से E2 को, E1 में से E2 को सब्सट्रैक्ट किया है, और यहाँ पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन E1 के डायरेक्शन में होगा। E1 के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देख लीजिए कौन है, एन कैप है, इसलिए यहाँ पे बीच वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग एन कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया। एक बार मैं आपको कंक्लूजन बोल दे रहा हूं कि अगर दो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सीट हो, पैरेलल प्लेन सीट हो, तो उनके कारण उनके बीच के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, जहां पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सीट्स के सरफेस चार्ज डेंसिटीज है, और उनके लेफ्ट साइड में, आउटसाइड लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पे आउटसाइड राइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पे आपने यही देखा है कि आउटसाइड लेफ्ट और आउटसाइड राइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम मैग्नीट्यूड का है, तब जबकि बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट है। बीच का भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आउटसाइड राइट और आउटसाइड लेफ्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है, और आउटसाइड लेफ्ट और आउटसाइड राइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 है। तो ये भी बात हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे दो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे टिप नंबर 2 के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 2 पे, और यहाँ पे दो केसेस के लिए हम लोग बात करेंगे। पहला केस, जब दो यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेन सीट हो जिनके सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, मैग्नीट्यूड में भी सेम हो और नेचर में भी सेम हो। लेकिन एक दूसरा केस हम लोग डिस्कस करेंगे, दो यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेन सीट हो और उनके सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो लेकिन नेचर में अपोजिट हो, एक का सिग्मा हो प्लस में तो दूसरे का माइनस सिग्मा हो। तो दोनों केसेस के लिए हम लोग बारी बारी से डील करेंगे। सबसे पहले केस 1 के लिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक सीट है 1 और दूसरा यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सीट है 2। यहाँ पे सीट को हम लोगों ने सिंबॉलिक फोटो बनाया है सीट का। तो यहाँ पे सीट 1 है और यहाँ पे सीट 2 है।
सीट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग E1 इमेजिन करेंगे, और सीट 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग E2 बोलेंगे। E1 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से E2 इज इक्वल टू, आप E2 का देख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट होगा। चूंकि दोनों प्लेन सीट पॉजिटिव हैं, तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सीट से अवे डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब देखिए इस वन सीट के कारण हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं। वन सीट के कारण अगर राइट साइड में देखिएगा तो अवे डायरेक्शन ऐसे होगा, देखिए E1। अगर यहां पे हम पूछेंगे दोनों सीट के आउटसाइड राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन केवल वन वाले सीट के कारण, तो ये ऐसे होगा, इस सीट से ऐसे बाहर की ओर E1। लेकिन इसी सीट के कारण हम लेफ्ट साइड में पूछेंगे तो इस सीट से आउटवर्ड डायरेक्शन, अवे डायरेक्शन ऐसे होगा। अब हम सीट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे, इस सीट 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग E2 से रिप्रेजेंट किए हुए। सीट 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट साइड में, तो इस प्लस वाले सीट के कारण आउटवर्ड अवे डायरेक्शन ऐसे होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन E2। और इस सीट 2 के कारण बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पूछेंगे दोनों सीटों के बीच में, तो इस प्लस वाले के लिए अवे डायरेक्शन ऐसे होगा, इधर साइड में E2। और इसी सीट 2 के कारण अगर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण इधर की ओर अवे डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, तो यहां पे E2। अब इन दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेन सीट जिनके सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों में सेम है, उनके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड 3 केसेस के लिए निकालेंगे। पहला आप देख सकते हैं दोनों के बीच में, दोनों शीट के बीच में, पहला निकालेंगे विद इन द शीट, दोनों शीट के बीच में। दूसरा निकालेंगे आउटसाइड राइट, यानी दोनों शीट के बाहर दाहिनी तरफ। और तीसरा निकालेंगे यहां पे दोनों शीट के बाहर बाईं तरफ, लेफ्ट। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो वेक्टर डायग्राम दिखाए हुए हैं उसी की मदद से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख लीजिए E1 और E2 सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे और उसका डायरेक्शन जो होगा इसी लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए E1 और E2 का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं इन दोनों सीट्स के कारण राइट साइड, आउटसाइड राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 को हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो देखिए E इज इक्वल टू, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 और E2 का यहाँ से हम लोग वैल्यू डालेंगे, देख सकते हैं सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। लेकिन दोनों सीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E1 में से E2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। और चूंकि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसी तरह से केस 2 के लिए भी हम लोग डिस्कस करते हैं। केस 2 में सेम उसी तरह का स्थिति है, लेकिन यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दोनों शीट का वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन नेचर में यहाँ पे अपोजिट है। एक सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेन सीट 1 का पॉजिटिव है और प्लेन सीट 2 का निगेटिव है। यहाँ पे प्लेन सीट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग E1 से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे इसका वैल्यू होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसी तरह से 2 के कारण, सीट 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग E2 से डिनोट करेंगे, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट होगा। प्लस माइनस चार्ज या चार्ज डेंसिटी के होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके मैग्नीट्यूड पे, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है। प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और माइनस चार्ज के लिए टुवार्ड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यह E1 जो है प्लस चार्ज के कारण है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे आउटवर्ड डायरेक्शन, अवे डायरेक्शन में होगा। लेकिन E2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है,
तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साइड सीट के तरफ होगा, टुवार्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। अब जरा ध्यान देना है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डायग्राम बनाकर तीनों के सिचुएशन के लिए दिखाएंगे, विद इन द शीट, आउटसाइड राइट, आउटसाइड लेफ्ट के लिए, और फिर उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए 1 वाले शीट के कारण, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्शन में होगा, तो इस बताइए प्लस शीट के कारण यहाँ पे अवे डायरेक्शन ऐसे होगा E1, यहाँ पे सीट के लिए इलेक्ट्रिक, इस 1 वाले शीट के लिए अवे डायरेक्शन ऐसे होगा E1, लेकिन इस वाले शीट के लिए लेफ्ट साइड में अवे डायरेक्शन ऐसे होगा E1। लेकिन अब मैं सीट 2 के कारण पूछूंगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम वैल्यू रखता है जैसा E1 के लिए है, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस सीट से टुवार्ड है, सीट की तरफ है। तो इस 2 के लिए, सीट 2 के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सीट के टुवार्ड होगा, सीट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा E2, यहाँ पे इस बीच में क्या होगा इसके टुवार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं E2 सीट के टुवार्ड, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इस माइनस वाले सीट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सीट की तरफ होगा ऐसे E2। और ये जो वेक्टर डायरेक्शन हम दिखाएं, इसी की मदद से हम लोग 3 केस के लिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पर भी दोनों शीट के बीच में, विद इन द सीट, विद इन द सीट्स, और यहाँ पे आउटसाइड राइट में, और यहाँ पे आउटसाइड लेफ्ट में। अब सबसे पहले देखिए आउटसाइड लेफ्ट में हम लोग निकालते हैं। आप देख सकते हैं E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आउटसाइड लेफ्ट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 में से E2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। यहाँ पे E1 और E2 हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। आप यहाँ से उसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट अब माइनस सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, तो ये E इज इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर उसी तरह से आउटसाइड राइट में देखिए, आउटसाइड राइट में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 में से E2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आउटसाइड राइट का इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 और E2 का वैल्यू दोनों सेम है, तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल में हो जाएगा 0। तीसरा, जब दोनों शीट के बीच में आप देख सकते हैं E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों शीट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, चूंकि E1 E2 सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे, और वो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस वाले शीट से माइनस वाले शीट की ओर होगा। तो देखिए E बराबर हम लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 की जगह पे लिखेंगे सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम लोग चाहे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इधर के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम n कैप इमेजिन कर लें, तो दोनों शीट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से माइनस की ओर है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट n कैप। एक चीज यहाँ पे मैं और बता दूं कि दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट जिनके सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट नेचर और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट है, और इसमें डिस्टेंस का कहीं जिक्र नहीं है। यानी अगर इस दोनों शीट के बीच में 3 सेंटीमीटर पर देखेंगे तो सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, 2 सेंटीमीटर पर तो सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, R1 डिस्टेंस पे तो सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, यानी इस दोनों शीट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट होगा, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप कभी चार्ज लेते हैं, कोई पॉइंट चार्ज, तो देखिए पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। आप देख सकते हैं इसके नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रांग है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है डेंसर है, दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयरर हो रहे हैं। तो अगर किसी पॉइंट चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिक्रीज करता है। लेकिन अगर दो प्लेन शीट हो, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट जिनके सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल मैग्नीट्यूड के हो लेकिन अपोजिट नेचर के हो, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यही कारण है कि दो पैरेलल प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेन शीट जिनके सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल अमाउंट और अपोजिट नेचर के हो, उनका प्रयोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है।
तो ये हमने आपको दो केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर दिखाया है। मैं एक बार आपको कंक्लूड कर देता हूं। अगर दोनों प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेन शीट जो हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी और का नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो, तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और दोनों आउटसाइड राइट और आउटसाइड लेफ्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। लेकिन अगर दोनों पैरेलल प्लेन शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और अपोजिट नेचर का हो, तो उनके दोनों आउटसाइड लेफ्ट और आउटसाइड राइट का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस तरह से हमने दोनों केसेज को यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया है, ताकि ऐसा कुछ भी मिले तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ दोनों टिप्स भी हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।